एक महिला एम्बुलेंस से हॉस्पिटल आती है और उसे डिलीवरी होना होता है और वो काफ़ी ज़ोर से दर्द हो रहा होता है, उससे रहा नहीं जाता है और जब वो एम्बुलेंस से उतरती है तो उसे चला भी नहीं जाता है और काफ़ी चिल्लाती है, चीखती भी है। लेकिन दोस्तों जो वहाँ के स्टाफ वगैरह होते हैं, वो देखने के लिए बाहर आते हैं कि कौन है महिला जो इतना ज़्यादा चिल्ला रही है। वहीं से डॉक्टर साहब भी गुज़र रहे होते हैं। वो देखते हैं और देखने के बाद वो बिल्कुल ही उनके होश उड़ जाते हैं और वो जब देखते हैं तो कोई और नहीं होता है बल्कि उनकी पत्नी जो 9-10 महीने पहले उनसे उनका तलाक हो गया था। और देखते हैं तो देखने के बाद डॉक्टर साहब के आंखों से बरबस आंसू निकल पड़ते हैं। आखिर इन लोगों में क्या बात थी, क्या रीजन था और क्या समस्या हो गई थी, किस कारण इन लोगों का तलाक हो गया था और आज भी डॉक्टर साहब उस महिला को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर आज भी रो रहे थे। क्या हुआ था इन लोगों में, आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज की कहानी यूपी के बलिया जिला की है। वहीं पे एक परिवार होता है और परिवार में 3 लोग होते हैं, जो माता पिता होते हैं और एक बेटी होती है। एक बेटी होती है, एक होने के कारण जाहिर सी बात है दोस्तों कि माता पिता बड़े ही लाड प्यार से अपने बेटी हो चाहे बेटा हो, बड़े ही प्यार से पालते हैं, उसे बड़ा करते हैं। और उस लड़की का नाम रेशमा होता है। रेशमा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि रेशमा इकलौती संतान होती है और इसी के चलते उसके माता पिता उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। हर कोई ऐसा करता है दोस्तों, लेकिन जिसका धन दौलत ज्यादा होता है वो तो कुछ ज्यादा ही करता है और यही रेशमा के साथ भी हो रहा था। रेशमा किसी भी चीज के लिए कह देती, उसके पिताजी तुरंत उसके लिए ला कर दे देते थे। और रेशमा के पिताजी का नाम राम नारायण था। राम नारायण जी बड़े ही अमीर आदमी थे क्योंकि उनका कई जगह कारखाना भी चलता था, कई फैक्ट्रियां भी चलती थी और इसकी वजह से उन्हें धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और इकलौती संतान होने के कारण वो तो और भी ज्यादा अपनी बेटी पे जान लौटाते थे। और रेशमा भी पैसे उड़ाने से नहीं हिचकिचाती थी और जैसे ही उसका 10वीं क्लियर होता है उसके बाद वो 12वीं पढ़ती है और 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन में जाती है तो उसका शौक और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाना, मूवी देखना, बड़े बड़े महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना उसके शौक हो जाता है। और जो उसके पिताजी होते हैं राम नारायण जी, वो बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं क्योंकि उनकी एक ही बेटी होती है और किसी चीज के लिए भी कहती है तो उसे तुरंत ले आकर के देते हैं। एक बार भी उसे पूछते नहीं हैं कि ये चीज कहाँ से, चाहे कैसे मैं लेकर के आऊं, चाहे दूसरे दिन ले आऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो तुरंत ही उसके लिए उपलब्ध करा देते हैं और ये सब चीज रेशमा को बहुत ही अच्छी लगती है और उसके पिताजी को भी बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन समय धीरे धीरे गुजरता है और वो ग्रेजुएशन जैसे ही क्लियर करने वाली होती है कि उसके पिताजी राम नारायण जी रेशमा से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी करा दूं। लेकिन रेशमा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि मेरी शादी अभी नहीं होगी। पिताजी आप नहीं जानते हैं, शादी के बाद आजादी छिन जाती है क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है और मुझे बहुत ही आगे बढ़ना है, एक काबिल इंसान बनना है। तभी उसके पिताजी हंसते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें काबिल इंसान बनने से कौन रोक सकता है, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। और वहां पे जाहिर सी बात है कि मैं पहली बात यही रखूंगा कि अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, अगर आप लोग पढ़ाना चाहते हैं तब तो मैं आपके पास शादी करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा मैं ये भी पूछ लूंगा कि अगर आप नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो इस पे भी आपको टोका टाकी नहीं करनी है। तभी रेशमा खुश हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं पापा, मैं राजी हूँ शादी के लिए। और इसके बाद जो रेशमा के पिताजी होते हैं वो शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और जब ढूंढते हैं तो एक परिवार में पता चलता है कि एक लड़का है, वो भी अकेला होता है और उसके माता पिता खेती बाड़ी का काम करते हैं। लेकिन जो लड़का होता है उसका नाम राज होता है। राज डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है, तैयारी में लगा होता है। जब राम नारायण जी लड़के की फोटो देखते हैं तो उन्हें लड़का काफी पसंद आता है। तो जो राज के माता पिता होते हैं उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि आप लोग भी मेरी बेटी को एक बार देख लीजिए, आप लोगों को पसंद आएगी तो रिश्ते की बात थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तभी जो राज के माता पिता होते हैं वो एक दिन लड़की को देखने के लिए आते हैं और जब देखते हैं तो रेशमा काफी खूबसूरत होती ही है। उन्हें देखने के बाद तुरंत पसंद आ जाती है और कहते हैं कि हाँ हम शादी करेंगे। और इसके बाद रिश्ते की बात आगे बढ़ती है और बड़े ही धूमधाम से शादी
दोनों की संपन्न हो जाती है। शादी के बाद जैसे ही रेशमा अपने ससुराल जाती है, वहाँ पे उसके वही शौक, वही महंगी गाड़ियों में घूमना, वही होटलों में खाना खाना वो ढूंढने लगती है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो उसके सास ससुर होते हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती का काम होने की वजह से वो लोग काफी अमीर तो नहीं होते हैं और बहुत ही मुश्किल से अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करवा रहे होते हैं। तैयारी जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है राज, उसकी बड़ी मुश्किल से ही फीस जाती होती है। और इसके बाद वो लोग कहाँ से इसकी इतनी बड़ी बड़ी डिमांड पूरी करें। लेकिन रेशमा इन सब चीजों से बड़े ही परेशान होने लगती है और वो नहीं चाहती है कि मैं यहाँ पे रहूं। और वो सब कुछ दरकिनार करके वहाँ पे वो भी घूमना शुरू कर देती है और छोटे छोटे कपड़े पहनना, होटलों में खाना खाना, वो सब कुछ वैसे ही जारी रखती है। लेकिन जो उसके सास ससुर होते हैं एक दिन रेशमा से कहते हैं कि बेटा यहाँ पे थोड़ा मर्यादित कपड़े पहनो, क्योंकि ये ससुराल है। मायके में जो भी पहनती थी, जैसे रहती थी, वो सब कुछ चलता था, लेकिन बेटा यहाँ पे ससुराल है, थोड़ा ढंग के कपड़े पहनो। और यहाँ जो तुम जाती हो होटलों में खाना खाने, देर रात तक वहां से आती हो, ये गांव वाले क्या कहेंगे और हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तभी जो रेशमा होती है वो गुस्सा जाती है और कहती है कि किसी के अच्छा लगने ना लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे थी जैसे हूँ वैसे ही रहूंगी। और इसके बाद जो राज के माता पिता होते हैं वो राज के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा बहू तो किसी की भी नहीं सुनती है और ना ही हम लोगों की एक बात मानती है। और यहाँ पे गांव का माहौल है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, रात को होटलों में खाना खाने जाती है, देर रात तक घर पे आती है, हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, किसी तरह तुम इसको समझाओ। और फिर समय वैसे ही गुजरता है। एक दिन जो राज के माता पिता होते हैं वो रेशमा के पिताजी के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि समधी जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। और बात यह है कि आपकी बेटी यहाँ पर भी छोटे छोटे कपड़े पहनती है और गाड़ियों में घूमती है, अपने दोस्तों यारों के साथ पार्टी करती है, देर रात तक घर पे आती है, हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप थोड़ा सा समझाइए। लेकिन जो रेशमा होती है उसके पिताजी जब फोन करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो उल्टा उन पे ही इल्जाम लगाती है अपने सास ससुर पे और कहती है कि पिताजी ये लोग तो मुझे जिंदगी में कभी खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये मेरी डिमांड ही नहीं पूरी कर पाते हैं। कहीं भी जाने के लिए बोलो तो कहते हैं कि देर रात तक घर पर आती हो, ये छोटे कपड़े ना पहनो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। तभी जो उसके पिताजी होते हैं वो समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा मायका कुछ अलग है, ससुराल अलग है, बेटा वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो, तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे सास ससुर जैसे कहते हैं वैसे रहना सीखो। लेकिन जो रेशमा होती है इन सब चीजों से नकार देती है और कहती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं नहीं जानती थी कि ससुराल इतना गंदा होगा, यहाँ पे रहना मुझे इतना मुश्किल लग रहा है कि मैं क्या करूँ। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन हो जाएंगे, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फोन कट जाता है। तभी रेशमा राज के पास फोन करती है और उससे कहती है, तभी राज समझाता है और कहता है कि देखो वहां पे तुम थोड़ा सा ढंग से रहो और कहीं बाहर ना जाया करो, क्योंकि ये ससुराल है, यहाँ पे तुम कैसे रहती हो, बार बार मेरे पास यही फोन आते हैं कि तुम उसको समझाओ। तभी रेशमा कहती है कि देखो अगर मुझे रखना है तो ठीक है, नहीं तो मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूंगी, अगर तुम लोगों को मर्जी हो कि मुझे छोड़ दो तो मैं अपने घर भी चली जाऊंगी। लेकिन राज कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमारी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख लो और साड़ी वगैरह या फिर जो भी वैसे कपड़े हैं जिससे तुम्हारा शरीर न दिखे वैसे कपड़े पहनो। तभी रेशमा चिल्ला करके बोलती है और कहती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, चाहे इसके लिए तुम लोग कुछ भी कर लो। और होता भी यही है, रेशमा बिल्कुल भी सुधरती नहीं है, ना ही अपने आप में बदलाव ले आती है और वो पहले ही जैसे रहने लगती है। तभी राज आता है घर पे और आए दिन उसके घर में क्लेश होने लगते हैं। राज के आने के बाद भी कुछ भी नहीं बदलता है और जैसे का तैसे चल रहा होता है। राज भी ये सब चीज से समझौता कर लेता है और कहता है कि माता पिता आप लोग किसी तरह इसे झेल लीजिए, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ कैसे रहना है। और इसके बाद राज चला जाता है जहाँ तैयारी कर रहा होता है। वहां जाने के बाद रेशमा 1 महीने के बाद उसके पास फोन करती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 1 महीने हो गए। तभी राज बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो खुशी की बात है, लेकिन तुम नहीं खुश हो। तभी रेशमा कहती है कि यार मैंने कैसी मुसीबत पाल ली,
मुझे तो बिल्कुल भी खुशी नहीं है, मेरी आज़ादी छिन जाएगी। मैं इधर-उधर जा रही थी, वो सब भी मुझे नहीं जाने के लिए मिलेगा और दोस्तों यारों के साथ भी जाने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। तभी राज उसे समझाता है, कहता है कि देखो कोई बात नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। हम तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं। लेकिन जो रेशमा होती है अपने पिताजी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि पिताजी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि मैं इस हालत में यहाँ पे नहीं रह सकती। ये लोग इतना काम धंधा करते हैं, मुझसे तो नहीं होगा, ये खेती-बाड़ी का काम, घर का काम, ये सब मुझसे नहीं होगा। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसे भी हो सके तुम अपना करो और इसके बारे में ज़्यादा ना सोचो। लेकिन रेशमा एक ही रट लगाती है और कहती है कि पिताजी मैं कल आपके पास आ रही हूँ। उस जो रेशमा के पिताजी होते हैं वो भी मना नहीं करते हैं और उसके बाद अगले दिन रेशमा उनके पास पहुंच जाती है और जाने के बाद उसके पिताजी भी कुछ नहीं कहते हैं कि तुम क्यों आई हो और तुम अपने ससुराल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। रेशमा वहीं पे रहने लगती है। उसके पिताजी भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, चाहे वहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, बात एक ही है। और इसके बाद रेशमा वहाँ पे रहने लगती है। जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं उन लोगों के साथ जब रहती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे कितनी आज़ादी मिल गई। और जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं उसे यही कहती हैं कि देख यार, तेरा पति तो तुझे कभी खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि मामूली सा परिवार है, मिडिल फैमिली के लोग हैं, उसे उन लोग से तुम क्या खुशी की उम्मीद कर सकती हो। लेकिन देख तेरे पिताजी कितने अमीर हैं और कहाँ से ऐसे घर में तुम्हारी शादी कर दिए। रेशमा इन सब बातों पे बहुत ही ज़्यादा सोचती है और उसे ये सब बात अच्छी लगने लगती है और वो कहती है कि हाँ यार, मेरे पिताजी ने पता नहीं कैसा घर परिवार खोज दिया और मेरी शादी कर दी। मुझे तो वहाँ पे बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता है और ना ही उन लोगों से मेरी सोच मैच करती है। और इन सब बातों को सोचने के बाद रेशमा तुरंत अपना कोर्ट में अर्जी पेश कर देती है तलाक की और उसके बाद नोटिस एक राज के पास जाती है। राज तुरंत फोन करता है रेशमा के पास और कहता है कि ये नोटिस कैसी आई है ये तलाक की। तभी रेशमा कहती है कि हाँ, उस पे साइन कर दो, मैं भी तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और तुम भी मुझे तलाक दे दो, कि तुम्हारे घर में मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी और ना ही तुम्हारे साथ खुश रह पाऊंगी। जो राज होता है बिना कुछ सोचे समझे वो भी मायूस होकर के तुरंत साइन कर देता है और इसके बाद दोनों का तलाक हो जाता है। जब रेशमा का दिन नजदीक आ जाता है और उधर जो राज होता है उसकी भी जो पढ़ाई होती है वो पूरी हो जाती है और उसके बाद उसका फाइनल एग्जाम होता है और उसमें वो निकाल लेता है और इसके बाद उसे डॉक्टरी की उपाधि मिल जाती है और वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद अपने ही जिले में हॉस्पिटल में उसे ड्यूटी मिल जाती है और वहाँ पे वो अपनी वो ड्यूटी करने लगता है। और इसी बीच जब रेशमा का 9वां महीना पूरा होता है तो वो बहुत ही जोर से दर्द होता है और अपने माँ से कहती है, तो माँ उसके पिताजी से जब कहती है तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और एम्बुलेंस में रेशमा को लेकर के जाया जाता है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे जो रेशमा को बहुत ही जोर से दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। जो वहाँ के स्टाफ वगैरह होते हैं वो तुरंत बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये महिला कितना चिल्ला रही है। लेकिन जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो वहीं से गुजर रहे होते हैं, जब देखते हैं तो वो देख के एक बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं होता है, उनकी तलाकशुदा पत्नी होती है। वो तुरंत नर्स को कहते हैं कि तुम डिलीवरी रूम में जाओ और वहाँ पे डिलीवरी का इंतजाम करो, मैं तुरंत इसे लेकर के आ रहा हूँ। और जो रेशमा होती है उसको लेकर के डॉक्टर तुरंत अपने डिलीवरी रूम में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद उसका डिलीवरी कराया जाता है। तो जो महिला डॉक्टर होती हैं उनसे जब डॉक्टर साहब बात करते हैं कि आप किसी तरह इसका डिलीवरी कराइए, मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ, पैसे की कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो महिला डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके अंदर तो खून की बहुत ही ज़्यादा कमी है, आप किसी तरह से खून का इंतजाम कर दीजिए, ब्लड चाहिए था। तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं वो ब्लड के लिए ब्लड बैंक में फ़ोन करते हैं और वहाँ पे जब फ़ोन करते हैं तो जो रेशमा का ब्लड ग्रुप होता है वो नहीं मिल पाता है और इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। तभी उनको दिमाग में एक बात आती है कि शायद मेरा खून ओ पॉजिटिव है और जब चेक होता है तो तुरंत ओ पॉजिटिव निकलता है। और इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो महिला डॉक्टर से कहते हैं कि आप ही मेरा ब्लड ले लीजिए और इसके बाद इनको लगा दीजिए और किसी तरह से डिलीवरी करवा दीजिए।
तभी उनका ब्लड निकाला जाता है और उनको चढ़ाया जाता है और किसी तरह से आसानी से उनकी डिलीवरी हो जाती है। और डिलीवरी होने के बाद कुछ देर के बाद उसको होश आता है। तो होश में आने के बाद वो महिला डॉक्टर को धन्यवाद देती है और कहती है कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी डिलीवरी इतने अच्छे से करवा दी और मेरा बच्चा भी स्वस्थ है और मैं भी अच्छी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जो महिला डॉक्टर होती है वो कहती हैं कि मेरा धन्यवाद ना करो, एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने आपको खून दिया और उनकी वजह से ही आपकी जान बची, क्योंकि आपकी जान बहुत ही खतरे में थी, या तो बच्चे को बचा लिया जाए होता या फिर आपको। और उन्होंने जब ब्लड दिया आपको, उसके बाद आपकी डिलीवरी बहुत ही अच्छे से हो गई। तभी जो रेशमा होती है वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि उन डॉक्टर को बुलाइए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और तभी वो महिला डॉक्टर उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि आपको वो महिला बुला रही हैं, रेशमा नाम है उनका। तभी वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, लेकिन वो बहुत ही रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि आप चलिए, आपको ज़रूरी से बुला रही हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो रेशमा देखती है कि वो उनका पति ही होते हैं। वो तुरंत उनके आगे रोने लगती है और कहती है कि आपने मुझे ब्लड दे करके मेरी ज़िंदगी बचाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। लेकिन मैंने आपको तो कभी समझने की कोशिश ही नहीं की और ना ही आपके परिवार वालों को कभी समझने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं राज, वही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब आप और आपका जो बेटा है बहुत ही अच्छे से है, अब आप घर जा सकते हैं। तभी जो उसके पिताजी होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि अब हम अपनी बेटी को लेकर के घर जाएंगे। जो रेशमा होती है वो रोने लगती है और कहती है कि मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे अब समझ में आया है कि मेरी जिंदगी क्या है और मैं आपके साथ ही रहूंगी। तभी जो राज होते हैं उसके पति वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, और उसको ले करके वो सीधे अपने घर पे चले जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो जो राज के माता पिता होते हैं जब उसे देखते हैं अपने बेटे के साथ अपने बहू को, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपने सब कुछ भुला करके अपने पोते को गोद में लेते हैं और जो भी बेटा होने की खुशी में जो भी करते हैं वो सब कुछ करवाते हैं। और सब कुछ भुला करके वो लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छे से बेटा बहू और जो माता पिता होते हैं सास ससुर, वो सब लोग बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं एक साथ। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो भी मायके में हो रहा है उसको ससुराल में न ले जाएं, क्योंकि वहां पे जब ऐसे करेंगे तो कलह क्लेश होना आम बात है और इसी के चलते कितना परिवार उजड़ रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा न सोचें, जैसे भी है अपने परिवार में एडजस्ट करने की कोशिश करें। और यही चीज रेशमा के अंदर भी थी, उसके अंदर भी बहुत ही नादानियां थी और बहुत जिदपना था और इसी की वजह से उसका परिवार उजड़ा था। लेकिन समय रहते उसका परिवार बस जाता है। लेकिन सब लोगों के साथ दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।